हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी। तो हम लोग चैप्टर 3 जल संसाधन का अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न कर लिए हैं। तो आज हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जल संरक्षण के विविध उपायों को विस्तार से बनाएं। जल संरक्षण के विविध उपायों को विस्तार से बताएं। तो जल संरक्षण के विविध उपाय, फर्स्ट है, सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए बच्चों और महिलाओं में जागृति लानी होगी। स्नान करते समय बाल्टी में जल लेकर शावर या टब में स्नान की तुलना में बहुत जल बचाया जा सकता है। पुरुष वर्ग दाढ़ी बनाते समय यदि टोटी बंद कर रखें तो बहुत जल बच सकता है। रसोई में जल की बाल्टी या टब में अगर बर्तन साफ करें तो जल की बहुत बड़ी हानि रोकी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट है, अब सेकेंड है। पहले गांव, कस्बों और नगरों की सीमा पर या कहीं नीचे सतह पर तालाब अवश्य होते हैं जिनमें स्वाभाविक रूप से मानसून की वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है। साथ ही अनुपयोगी जल भी तालाब में जाता था जिसे मछलियां और मेढक आदि साफ करते रहते थे और तालाब का जल पूरे गांव के पीने, नहाने और पशु आदि के काम में आता था। लेकिन स्वार्थी मनुष्य ने तालाबों को पाटकर घर बना लिया और जल की पूर्ति खुद ही बंद कर बैठा। जरूरी है कि गांव, कस्बों और नगरों में छोटे बड़े तालाब बनाकर वर्षा का जल का संरक्षण किया जाए। थर्ड नंबर है नगरों और महानगरों में घरों की नालियों के पानी को गड्ढे बनाकर एकत्रित किया जाए और बड़े पौधे की सिंचाई के काम में लिया जाए तो साफ पेयजल की बचत अवश्य की जा सकती है। 4 नंबर है, अगर प्रत्येक घर की छत वर्षा जल का भंडार करने के लिए 1-2 टंकी बनाई जाए और इन्हें मजबूत जाली या फिल्टर कपड़े से ढक दिया जाए तो हर नगर में जल संरक्षण किया जा सकेगा। 5 है, घरों, मोहल्लों और सार्वजनिक पार्कों, स्कूलों, अस्पतालों, दुकानों, मंदिरों आदि में लगी नल की टोटियां खुली या टूटी रहती है तो अनजाने ही प्रतिदिन हजारों लीटर जल बेकार हो जाता है। इस बर्बादी को रोकने के लिए नगरपालिका एक्ट को टोटियों की चोटी को दंडात्मक अपराध बनाकर जागरूकता भी बढ़ानी। 6 नंबर है, 5 तो हो गया। हाँ, 6 नंबर है, जंगलों का कटान होने से दोहरा नुकसान हो रहा है। पहला यह कि वाष्पीकरण न होने से वर्षा
नहीं हो पाता, और दूसरा भूमिगत जल सूख जाता है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण जंगल और वृक्षों के अंधाधुंध कटान से भूमि की नमी लगातार कम होती जा रही है। इसलिए वृक्षारोपण लगातार किया जाना जरूरी है। 7 नंबर है, गंगा और यमुना जैसी सादा नीर बड़ी नदियों की नियमित सफाई बेहतर जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। प्रकृति में जल एक जल चक्र द्वारा हमेशा गतिमान रहता है जो हमें उपलब्ध रहता है। उदाहरण स्वरूप जल का प्रयोग हम अपने घरों, उद्योगों आदि में करते हैं। फिर वह जल नाले नलियों द्वारा किसी नदी तक पहुंचता है या पृथ्वी में रिसर जाता है। नदियों में पहुंचने वाला जल अंततः समुद्र में जाकर गिरता है। वायुमंडल समुद्र में से आर्द्रता ग्रहण करता है जो बादल बनाने में सहायक है। बादलों के कारण वर्षा होती है और इस प्रकार जल पुनः पृथ्वी पर वाष्प आता है और हमें उपलब्ध होता है। इसके अलावा सूर्य की गर्मी के कारण जल का वाष्पीकरण होता है। जल वाष्प हवा में संघनित होकर बादलों में बदल जाता है। यह संघनित जल वाष्प वर्षा अथवा बर्फ के रूप में धरती पर गिरता है। धरती से जल द्वारा सागरों में पहुंचता है, फिर जल का वाष्पीकरण होता है। इस प्रकार जलीय चक्र सदैव गतिशील रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ इस प्रकार है। तो फर्स्ट है, इस प्रकार की योजनाएं बाढ़ जैसे भयानक खतरे को रोकने में सहायक है। सेकेंड है, इससे जल विद्युत का उत्पादन होता है। थर्ड है, इन बांधों ने भूख और अकाल से लोगों को बचाया है जो पहले अनगिनत लोग भूख और अकाल से मर जाते थे। अब उन्हें इन्हीं बड़े बांधों के कारण जीवन दान दिया गया है। 4 नंबर है, इसका जल घरेलू कामकाज तथा उद्योग के लिए उपयोग में आता है। 5 है, साधारणतया इन योजनाओं के समीप क्षेत्र में लोग अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं। 6 है, यह योजनाओं तथा मछली पालन और नौकायन के लिए उपयोग में आती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली हानियाँ, तो ये हानियाँ हम लोग जानते हैं। फर्स्ट है, यह कहा जाता है कि बांध बहुत सा आसपास का इलाका अपने जलाशय और विभिन्न निर्माण कार्यों द्वारा घेर लेते हैं और इन्हें सदा के लिए बेकार बना देते हैं। सेकंड है, जो लोग ऐसे क्षेत्र में रह रहे होते हैं उन्हें भी बेघर होना पड़ता है।
कोई भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान और निवास स्थान को छोड़ना नहीं चाहता है। थर्ड है, नदी पर बांध बनाने से नदी के जल का प्रवाह बाधित होता है। फोर है, बाढ़ से नदी की शाखाएं बढ़ जाती है, जो जल में रहने वाले वनस्पति को हस्तांतरित करता है। 5 नंबर है, बाढ़ निर्मित मैदान में बनी जल भंडारों में वनस्पति डूब जाती है तथा मुद्रा विघटित हो जाती है। 6 है, इन परियोजनाओं के कारण लोगों का कहना है कि भूकंप आने, विदेशी आक्रमण या किसी आतंकवादी के शरारत से कभी यह बांध टूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। तो आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संग्रहण और भंडारण का तरीका प्रयोग में लाया जाता है। फर्स्ट है, पश्चिमी भारत छत वर्षा जल संग्रहण की विधि प्रचलित है। छत वर्षा जल को पीवीसी पाइप द्वारा एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है। भूमिगत पाइप द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां इसे तुरंत प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त जल को कुएं तक ले जाया जाता है। सेकंड है, सिंधु घाटी के लोग अब पानी का महत्व जानते थे, इसलिए उन्होंने प्रत्येक घर में एक कुआं खोद रखा था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाले विशाल स्नानागार के अवशेष सिद्धांत करते थे कि आज से 5000 से भी पूर्व भारतीय लोग पानी का संरक्षण करना जानते थे। थर्ड नंबर है, तमिलनाडु देश एकमात्र राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर के छत वर्षा जल संग्रह धातु का बना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही हो सकता है। फोर्थ है, मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। चेरापूंजी और मानसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। शिलोंग में 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने की जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25 हिस्से की पूर्ति जल संग्रह व्यवस्था से ही होती है। 5 नंबर है, राजस्थान में जहां रेगिस्तान होने के कारण सदा पानी की कमी होती है, अनेक राजाओं ने समय समय पर विविध प्रकार के जलाशयों का निर्माण करवाया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तथा देश के अन्य राज्यों में भी हमें तालाबों, कुएं, बावलियों तथा नहरों आदि के अवशेष मिलते हैं। इन सभी द्वारा जल संग्रह और जलापूर्ति का प्रयत्न किया गया। ये सभी जलाशय इस बात के साक्षी थे कि प्राचीन भारतीय शासकों को अपनी प्रजा के हित का
कितना ध्यान था। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संग्रहण प्रणाली सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप में एक महत्वपूर्ण उपाय है। प्राचीन समय में भी लोग वर्षा प्रदेश, मृदा की बनावट तथा वर्षा जल संग्रहण की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित थे। पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी हिमालय प्रदेश में लोग कृषि के लिए कुल नालियों का निर्माण करते थे। राजस्थान में छत पर वर्षा जल संग्रहण करते थे। शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों को वर्षा वाले भंडारण क्षेत्रों में बदल दिया जाता था। इससे उनमें पानी भरा रहता था जो मृदा को आर्द्र बनाए रखता था। जैसलमेर में खादीन और अन्य भागों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए वहाँ भूमिगत टैंक अथवा टंका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता था। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और चौड़ा टंका था। टंका यह सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता था, जिसे मुख्य घर के आंगन में बनाया जाता था। वह घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टंका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। टंका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता था। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके लिए क्या करना होगा। आइए इसका राइट आंसर बताते हैं। जल जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता सीमित है, अतः जल का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। जल का संरक्षण और प्रबंधन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जल की जो सीमित मात्रा उपलब्ध है विभिन्न कारणों से प्रदूषित हो रही है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसका समाधान जल स्रोत के उचित संरक्षण और प्रबंधन के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। फर्स्ट है, अधिक जल संग्रहण के लिए अधिक जलाशयों का निर्माण करना। सेकेंड है, भूमिगत जल में वृद्धि करना। थर्ड है, नदी जल ग्रिड बनाना। फोर्थ है, वर्षा जल का संग्रहण करना। फिफ्थ है, जल संभर तकनीक को अपनाना। क्वेश्चन नंबर 7 है,
भारत में विभिन्न नदी घाटी परियोजना के नाम लिखे तथा उनका संक्षिप्त विवरण दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। फर्स्ट है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र प्रथम उद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना को अमेरिका की टेनेसी योजना के मॉडल के आधार पर बनाया गया था। यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिमी बंगाल की सीमित परियोजना है। सेकंड नंबर है नागार्जुन सागर परियोजना। परियोजना नलगोंडा या तेलंगाना जिला एवं गुदर जिला आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर यह है। यह मछली पालन और जल विद्युत बनाने का काम भी होता है। थर्ड नंबर है भाखड़ा नगर परियोजना। पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा नगर परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। फोर्थ है इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना के अंतर्गत ब्यास और सतलज के संगम हरिके बराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। यह सागर की सबसे लंबी 468 किलोमीटर नहर है। 5 नंबर है हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में लगाया गया है। यह बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। इससे लगभग 1,54,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। यहाँ 270 मेगावाट विद्युत का निर्माण भी होता है। 6 नंबर है नर्मदा घाटी परियोजना। इस परियोजना से लंबावित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान है। इसमें मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध व गुजरात का सरदार सरोवर बांध प्रमुख है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं पूरा के पूरा करा दी हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।